घटनाचक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। गिरता रुपया, महंगाई, भ्रष्टाचार के बीच खाद्य सुरक्षा कानून बनाने से क्या चुनावी बैतरणी पार कर पाएगी कांग्रेस? लोकसभा ने खाद्य सुरक्षा बिल पास कर दिया, राज्यसभा में पास होगा और कानून बन जाएगा। कानून बनने के बाद 80 करोड़ भारतीयों को भूखा नहीं रहना होगा, यह दावा है। कानून बनने से क्या क्या होता है इस देश में आप सबको पता है। कानून क्या भोजन की गारंटी देता है? बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो गारंटी देता है बहुत सारी बातों का, लेकिन उस पर अमली जामा पहनाने का जो होता है काम, वो हो पाता है क्या? क्या उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है? और यहाँ तो बड़ा सवाल है कि ये इम्प्लीमेंट जो स्टेट के माध्यम से होना है। कई सारे सवाल उठे, लेकिन इन तमाम सवालों के बारे में चर्चा करेंगे बाद में। लेकिन जो महत्वपूर्ण सवाल है, तमाम दलों ने इसमें खामियां गिनाई। खामियां ऐसी गिनाई, लगा कि इन खामियों के साथ ये बिल बेअसर होगा, इसका असर नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने समर्थन किया। यहां तक कि विपक्ष ने कहा ये खाद्य सुरक्षा नहीं, वोट सुरक्षा है। तो कांग्रेस पार्टी अपने वोट के सुरक्षित करने के लिए बिल ला रही है, बाकी दल उस वोट को रक्षा करने के लिए समर्थन दे रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या चुनावी बैतरणी वाकई कांग्रेस पार्टी इससे पार कर पाएगी? जो स्थिति है इस वक्त देश में, खास करके अर्थव्यवस्था की, रुपये की, महंगाई जिस तरह से है, भ्रष्टाचार है, ऐसे में खाद्य सुरक्षा बिल कांग्रेस को चुनावी कितना फायदा पहुंचाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। इस पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको हम दिखाते हैं कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। कमलनाथ ने क्या कहा बीजेपी के समर्थन दिए जाने के बाद, वो आपको हम दिखाते हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रयासों के बाद कोई ना कोई अड़चन पैदा करने में, कि वे आम जनता को कहना चाहते हैं वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, पर इनकी नीयत और नीति इसके विरोध करने की। और ये तब आया है जब बीजेपी ने कांग्रेस के इस बिल का, विधेयक का समर्थन किया। और कई लोगों ने बयान दिए हैं, कई लोगों ने बात की। भगचरण दास हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्होंने क्या कहा वो भी आप देखें। श्रीमती सोनिया गांधी जी को उनके वर्षों का सपना, प्रयास, जो गरीब से गरीब लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम का मुहिम चलाए थे, अनेक संग्राम के बाद, बहुत से प्रतिरोध के बाद लोकतांत्रिक तरीके से बहुमत से कल पारित हुआ। और उनका जो प्लेस था देश की गरीब जनता के प्रति, वो यूपीए सरकार ने पूरा किया। इसलिए हम पार्टी की ओर से उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। पार्टी की ओर से सोनिया गांधी जी का आभार प्रकट किया। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं पी चिदम्बरम साहब, वित्त मंत्री हैं, उन्होंने फूड बिल पे क्या कहा वो भी आपको हम दिखाते हैं। After the food bill, what is listed is the land acquisition bill. Now that the food bill is passed, I think the next item is the land acquisition bill. लेकिन चिदम्बरम साहब ने रुपया की जो स्थिति है उस पर क्या कहा? इससे चूंकि जो खाद्य सुरक्षा में जो पैसे खर्च होने हैं वो कितने हैं वो आपको हम बताएंगे, लेकिन पहले उस रुपये की स्थिति क्या है वो आप चिदम्बरम साहब से सुनिए। Every day, all of you report what's happening in all the emerging markets. As I said in Parliament, every emerging market is challenged today. So India is also challenged, and the impact is felt both on the equity market as well as the currency market.
I think we'll simply have to be patient, be firm, do whatever is required to be done, and the rupee will find its appropriate level. What I said a few days ago, I still maintain it. The rupee has overshot its true level. It's undervalued. Others have confirmed it. And we have to be patient, and we have to be firm, and we have to do what requires to be done. वी हैव टू डू व्हाट रिक्वायर्स टू बी डन, जो ज़रूरत है वो किया जाएगा। लेकिन यशवंत सिन्हा भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने जो तस्वीर के कुछ पहलू आपके सामने रखे हैं वो क्या है वो दिखाते हैं आपको। इस सरकार के जाने का समय आ गया। मैंने कहा था गो, फॉर गॉड से गो। आज कुछ समय के बाद मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो विश्वास का संकट हमारे देश में पैदा हुआ है, उसका मुख्य कारण है सरकार की अकर्मण्यता। मुख्य कारण है सरकार का अर्थव्यवस्था के ऊपर नियंत्रण खो देना। और जब सरकार अकर्मण्य हो जाती है, सरकार नियंत्रण खो देती है, तो उस सरकार का जाना ही बेहतर होता है। और इसलिए मैं इनसे फिर आग्रह करना चाहता हूं, आज ये मत पूछिए हमसे कि क्या सोल्यूशन है। आप वित्त मंत्री यहां बता दीजिए क्या सोल्यूशन है, और मैं 2-3 तरीके बता दूं कि ये कर लीजिए वो कर लीजिए। इन्होंने अर्थव्यवस्था के साथ जो खिलवाड़ किया है, और जिस खिलवाड़ की शुरुआत इन्होंने आज से लगभग 5 साल पहले शुरू की, और जिसका खामियाजा आज पूरा देश भुगत रहा है, उसके लिए एक ही उपाय है, उस परिस्थिति से मुक्ति पाने का एक ही उपाय है कि यह सरकार जाए, इसको विदा करो। वी डोंट वांट दिस गवर्नमेंट एनी मोर। लेट्स गो टू द पीपल। चलो जनता के पास, चलो चलो जनता के पास हिम्मत है तो चलो जनता के पास चलो। मैं चुनौती देके कह रहा हूं आज इस सदन में कि जनता के पास चलो, जनता ही फैसला करेगी। हम सही हैं, आप सही हैं। अब सवाल यह है कि जब खाद्य सुरक्षा बिल कांग्रेस ने लोकसभा में पास करवा लिया और उसके बाद यशवंत सिन्हा चुनौती दे रहे हैं, तो जनता किसकी बात सुने? जनता कांग्रेस की बातों पर यकीन करे या भाजपा की चुनौती को समझे? अवधेश जी, आपसे शुरुआत करेंगे इस कार्यक्रम की चर्चा की। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो खाद्य सुरक्षा और अर्थव्यवस्था दोनों जो स्थिति है, और उससे आगे जो उद्देश्य है, जो मकसद है, जो विपक्ष ने आरोप लगाया कि ये खाद्य सुरक्षा नहीं वोट सुरक्षा है, और फिर भी खुद भी समर्थन किया, तो सियासी मजबूरियां होगी, चुनावी मजबूरियां होगी। जब दिलीप जी, जब लोकप्रियता का हल्ला बोल माहौल हो ना, वहां विवेक सम्मत और दूरगामी खतरों की बातों को हमेशा नजरअंदाज किया जाता है। इस पूरे प्रकरण में आप देखेंगे कि विपक्ष ने यद्यपि सरकार पर हमला किया, लेकिन सैद्धांतिक रूप में खाद्य सुरक्षा बिल का विरोध नहीं किया। थोड़ा बहुत मुलायम सिंह जी ने किया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी खड़े हुए, उनके प्रश्न क्या थे कि आपने 4.5 साल बाद क्यों लाया है, इसमें तो 166 ग्राम अनाज ही मिलेगा, बच्चों को प्रोसेस्ड फूड का है, गांव में तो मिलता नहीं, आप कैसे करेंगे, क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियां देगी, पका हुआ भोजन कैसे देंगे। तो वो सारे केवल उसके कुछ बिंदुओं पर आपत्ति उठाई जा रही थी कि हमारा बदलो या फिर हमारे छत्तीसगढ़ का मॉडल ठीक है। तो ये साफ है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में इसमें अवधारणाओं को लेकर के कोई मतभेद नहीं था। हम केवल विपक्ष में हैं, इसलिए विरोध करना हमारा एक अधिकार है या हमारा दायित्व है, इसलिए विरोध किया गया। अब मैं दूसरे बिंदु पर आता हूं। समाज में, हमारे देश में जो भी व्यक्ति पैदा लिया है उसको भरपेट भोजन मिले, कोई भूख से छटपटाए नहीं, जो भी बच्चा पैदा ले रहा है भूख से बिलबिलाए नहीं, इसकी व्यवस्था होनी ही चाहिए। अगर नहीं होता है तो हमारे लिए यह शर्म का विषय है, देश के लिए कलंक होगी अगर भूख से कोई छटपटाता और भूख से मरता फिर तो अच्छा काम कर दिया सोनिया गांधी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने नहीं। लेकिन प्रश्न यह है जी, फिर जो आप कहते हैं होना चाहिए तो उन्होंने कोशिश की। अब उसका उत्तर तो सुनिए, लेकिन प्रश्न यह है जी कि यह जिम्मेवारी किसकी होगी? सरकार की होगी। क्या राज्य ये वहन करेगा?
और राज्य के लिए यह संभव है? प्रश्न तो यहां उठता है। संभव हो कि नहीं, आपने कहा होनी चाहिए, फिर वो काम केंद्र में यूपीए की सरकार कर रही है। तो यही मैं तो फिर तो फायदा, फिर तो लोगों की जो बातें हैं, आपकी जो सोच है, आपकी जो समझ है, उसके अनुसार से ये सरकार काम कर रही है। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं जी। हर देश की एक तासीर होती है, उसकी प्रकृति होती है, वहां की परंपराएं होती हैं। आप चूहे के और चूहे के देश में जो व्यवस्था है वो हाथी के देश में आप करेंगे तो आप खत्म हो जाएंगे। हमारे यहाँ ये स्थिति परिपालन के हमेशा जिम्मेवारी समाज परिवार उठाता रहा है। जब समाज के परिवार जहां टूट जाता है, जब एकाकीकरण होता है, उस स्थिति में ही सरकार को सामने आने की जरूरत पड़ती है। अवधेश जी, मेरा कहने का है, जो बात आप कह रहे हैं, जो सवाल आप उठा रहे हैं कि ये व्यवस्था होनी चाहिए, और वही व्यवस्था कांग्रेस पार्टी यूपी की सरकार। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये फूड सिक्योरिटी की व्यवस्था, मैं ये कह रहा हूं कि कोई भूखा न रहे। तो भूखा तो खाने से पेट भरता है, उसकी तो खाने का इंतजाम किया जा रहा है। तो यही तो कह रहा हूं ना कि ये सोनिया, फिर तो लोगों को समझ में आना चाहिए कि कांग्रेस की सरकार अच्छा काम कर रही है, अच्छी सोच है, जो लोग चाहते हैं वो काम करने के लिए तैयारी कर रही है कांग्रेस पार्टी, इसलिए शायद तमाम दलों ने समर्थन किया है। तो इस समय सवाल यह है कि जब वही कह रहा हूं कि जब वोट का हल्ला बोल है, अब सोनिया जी जैसे भाषण दे रही है, मान लीजिए कि भैया ये जो है, क्या कहा, यह समय दुनिया को बताने का है कि भारत सभी देशवासियों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी ले सकता है। आप भी कह रहे हैं कि सुनिश्चित करना चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मेरे दोनों बातों में अंतर है। आप मेरा कहना दूसरा है। मैं तो इसको इस रूप में लेता हूं कि सोनिया गांधी के मार्गदर्शन में और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जो सबसे बड़ा काम हमारे देश में वो हो रहा है कि जो भारत की पहचान थी, भारत की प्रकृति थी, भारत की आत्मनिर्भरता के आधार था, लोगों के आपसी लगाव और अपनी आवश्यकता के कारण से रिश्तों के चलने के जो आधार थे, उन सब चीजों को नष्ट करके एक संगठित समाज को, संगठित परिवार को एक विघटित और विखंडित समाज में परिणत करने के सारे काम वैसे ही हो रहे हैं। अब चाहे मनरेगा हो, चाहे फूड सिक्योरिटी बोल हो, अब देखेंगे गहराई से। मनरेगा के जरिए लोगों को रोजगार मिलता है, फूड सिक्योरिटी के जरिए लोगों को भोजन मिलता है, पुष्पेंद्र, तो फिर तमाम दल समर्थन भी करते हैं, तो फिर जरूर दिक्कत कहां है? फिर तो जो काम कर रही है, फिर तो लोगों को जो चाहिए वो केंद्र की सरकार कम से कम कानून बनाने का प्रयास करके दे रही है। फिर देखिए, मुझे लगता है कि आप जिस भूमिका में बैठे हैं उसमें आपका प्रश्न कम और तंज जिसे कहते हैं कटाक्ष ज्यादा लगता है। नहीं, मैं तो बस सिर्फ जो अवधेश जी ने कहा मैं समझ रहा हूं कि जो बराबर आप बात कह रहे हैं, और आप भी जानते हैं, और आप तो मुझसे सीनियर भी पत्रकार हैं, कि इस देश में हजारों लाखों कानून हर बात के लिए बने इस देश में, लेकिन उन कानून का कितना इम्प्लीमेंटेशन होता है, इसकी ताज़ा उदाहरण ये है कि 16 दिसंबर को दिल्ली में एक बच्ची के साथ बलात्कार होता है, और उसके बाद कानून के ऊपर इस देश के अंदर बड़े बड़े दानिश्वर और कानूनविद बैठते हैं, और उसके तमाम सबके बावजूद भी न उसके जो वेलोसिटी है रेप की वो कम हुई। और अभी हाल के अंदर जिस तरह से आपने मुंबई में देखा, तो कानून बनना और कानून का इंप्लीमेंटेशन होता, दो अलग अलग धाराएं हैं। कोई ये नहीं कह सकता इस देश में कि जो कानून बन गया है वो जमीन पे उतर भी गया है, वो किसी मामले में देखें तो। अगर हम याद करें कि आज से 20-25 साल पहले हमारे दो का इतना नारा लगता था सड़कों पे, दीवारों पे, और तमाम नसबंदी के चलते इस देश की सरकारें भी चली गईं, तमाम सारी बात हुई, लेकिन इस देश में उस नसबंदी के प्रोग्राम, उस परिवार नियोजन के प्रोग्राम से आज तक हमारे यहाँ की जनसंख्या नहीं रुकी है। मुझे इस फूड बिल का एक एस्पेक्ट और भी लगता है। अब तक हमारे यहाँ ये होता था कि भाई आपके 4 बच्चे होंगे या 5 बच्चे होंगे तो उनका खिलाने का इंतजाम नहीं है, लोग बच्चे पैदा कर लेते हैं और फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है, उसको रोकना चाहिए, लोगों को शिक्षा देनी चाहिए, लोगों को एजुकेट करना चाहिए। लेकिन अब मुझे लगता है कि सोनिया गांधी ने जिस तरीके से 80 करोड़ लोगों को, उनके घर में बेटा पैदा हो, बेटी पैदा हो, उनके घर में प्रेग्नेंट माँ हो, ये तमाम सारी चीजों का इंतजाम कर दिया है, तो मुझे एक और बड़ा डर लगता है कि इस देश के अंदर जिस तरीके से लोकतंत्र भीड़ तंत्र में कन्वर्ट हो रहा है और लोग गिनती के आधार पर सत्ता के गलियारों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसकी हमारी जितनी भीड़ होगी उतने ही हमारे एमपी होंगे और फिर हम अपनी मनमानी करेंगे। इससे कहीं एक इशारा और भी लगता है कि अगर ये इंप्लीमेंट हो ना हो, मुझे नहीं लगता कि ये इंप्लीमेंट होगा और किस तरह होगा और कितना प्रभावी होगा, लेकिन उन वर्ग को जरूर इससे क्या
कहते हैं प्रेरणा मिलेगी कि अब सोनिया गांधी ने तय कर दिया है आपके 10 बच्चे हो, 15 बच्चे हो, 6 बच्चे हो, 4 बच्चे हो, सरकार की जिम्मेदारी है उनको लिटा करके जीवन भर खिलाने की। वो कोई काम करें न करें, नौकरी मिले न मिले, रोजगार करें रोजगार रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सरकार ने उनके खाने का इंतजाम परमानेंट कर दिया है। और इस भारत में सिवाय इसके कि आप अगर देखें तो एक बहुत बड़ी आबादी है कि अगर उनको खाना मिल जाए तो उससे ज्यादा उनकी ना कोई इच्छा है और ना ही उससे ज्यादा उनकी कोई आगे बढ़ने की किसी किस्म का उनका कोई प्लान है। तो इसका एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूं कि तमाम इसकी खामियां गिनाई जा चुकी हैं, इसकी खूबियां भी गिनाई जा चुकी हैं, और इसके विज्ञापन के तहत, भारत निर्माण के तहत बहुत सारी चीजें चल भी रही हैं और कांग्रेस के लोग जगह जगह जाएंगे, लोगों को बताएंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये जमीन पर उतरेगा, इसमें मुझे बहुत बड़ा शक है। हमारे साथ कांग्रेस के सांसद हैं और आप सब जानते हैं उनको, और हम आप सिर्फ उनसे ये नहीं पूछेंगे कि इस बिल से फ़ायदा क्या होगा या नुकसान क्या होगा। मैं ये जानना चाहता हूं प्रदीप टमटा जी कि क्या वाकई आपको लगता है, कानून तो हमने कई सारे बनाए हैं, कानून का इम्प्लीमेंटेशन आप जानते हैं, आप चूँकि खुद ज़मीन पे रहते हैं, इस कानून को धरातल पे उतारने में जो चुनौतियां हैं, उन तमाम चुनौतियों को सामना करते हुए क्या इसको जमीन पे आप उतार पाएंगे? पहला सवाल ये। देखिए, हम जमीन पे भी उतार पाएंगे, लेकिन बुनियादी सबसे प्रश्न है, अवधेश जी की बातों को भी सुन रहा था, पुष्पेंद्र जी की बातों को भी मैं सुन रहा था। सबसे बुनियादी प्रश्न है भारतीय समाज की। मैं पुरानी चर्चा करना नहीं चाहता जी। किस तरह का ये एक समाज है, बटा हुआ समाज है, जिस समाज में मेरिट की कोई व्यवस्था नहीं है, काम करने वाले हाथों की कोई मान और सम्मान नहीं है, उस पर मैं जाना नहीं चाहता। ये भारतीय लोकतंत्र है, गणतंत्र है, लोकतंत्र की बात करते हैं जी। उसमें बुनियादी हम लोगों ने जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम से ने कुछ कमिटमेंट किए थे जी। हमारे देश का संविधान के आर्टिकल 21 है, जिसने कहा था कि जीवन का अधिकार है, और उसी को हमारी देश की उच्चतम न्यायालय ने और वो क्या उसकी परिभाषा दी कि जीने के अधिकार का मतलब होता है एक डिग्निफाइड लाइफ। बिल्कुल उसी तरह आर्टिकल 47 हमारा था, जिसमें है कि ये राज्य का दायित्व है कि अपने लोगों को भरपूर स्वस्थ भोजन, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराए। ये हमारे देश के कमिटमेंट थे। दूसरा, क्योंकि हम आज सभ्य समाज में रहे हैं, दुनिया के देशों के साथ हमारा व्यवहार है, अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं, उनके हम हिस्से हैं। वहाँ का भी हिस्सा है कि यूनिवर्सल राइट्स का, कि दुनिया के अंदर हर सरकारों का यह दायित्व है कि अपने लोगों को पर्याप्त भोजन और अफोर्डेबल, जो जिसको लोग जिस पैसे को, जिस प्राइस को वो दे सकेने की क्षमता रखते हो, उस पर दिया जाए। और जो सबसे बड़ा मिलेनियम गोल था कि 2015 तक पूरी दुनिया से जो एक्यूट भूखमरी है उसको दूर की जाए। तो राष्ट्र का लक्ष्य भी था, अंतर्राष्ट्रीय संधियों के माध्यम से दबाव भी था, और उसको पूरा करने का श्रेय, पूरा करने का लक्ष्य हर सरकारों के पास था। और कांग्रेस ने, जिसको आप सोनिया जी का सपना कह रहे हैं, 2009 के चुनावी घोषणा पत्र में जनता के सामने वादा किया था। 2009 में राष्ट्रपति सरकार बनने के राष्ट्रपति जी ने उसको अपने चिन्हित किया था, उसमें भाषण में बोला था, चिन्हित किया था। 4.5 साल के बाद उसको लेके भी आगे, वही चीज में आ रहा हूँ। चिन्हित करने के बाद पूरे देश के स्टेक होल्डर से बात की गई है, देश के खाद्य मंत्रियों, राज्य सरकारों के सम्मेलन में सबकी राय लेने के बाद एक ड्राफ्ट बिल बनाया गया। दिसंबर 2011 को बिल देश की संसद में रखा गया। उसके बाद 12 जनवरी को स्पीकर की तरफ स्टैंडिंग कमेटी को सौंपा गया। स्टैंडिंग कमेटी में, जिसमें देश के हर दलों के सदस्य हैं, 1 साल तक उन्होंने अपनी उस पर विभिन्न राज्य सरकारों से, विभिन्न केंद्रीय संस्थानों से, NGO से, हर स्टेक होल्डर से, पार्लियामेंटेरियन से, जनप्रतिनिधियों से, समाज के सभी वर्गों के विचार रखने के बाद जनवरी 2013 को अपनी मुकम्मल रिपोर्ट प्रस्तुत की। और उन दोनों में जो 2011 का बिल है, जो जनवरी 2013 में स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, और जो 2013 के अगस्त में जो ऑर्डिनेंस के 26 बाद अगस्त जो बिल आया है, उसमें आप कदम तक कदम का स्टेप आगे की ओर बढ़ोतरी हुई है। हमने 2011 में 2 तरह की प्रायोरिटी की, एक प्रायोरिटी हाउस होल्ड
और एक हमने कहा एलिजिबल हाउस। हमने एक के लिए लक्ष्य रखा, हमने 7 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से अनाज दिया जाएगा, और दूसरी एलिजिबल हाउस में हमने उसकी सीमा को कम किया था, और उसके प्राइस को भी हमने मिनिमम सपोर्ट प्राइस के 50% से अधिक ना होने। पूरे देश स्टैंडिंग कमेटी में जहाँ सबके प्रेजेंस, कांग्रेस के लिए है, उसमें भाजपा सारे दलों का प्रेजेंस, एक आम राय के हिसाब से उसमें भी उन्होंने कहा नहीं, ये दो तरह के डिवीज़न है, इसको ये व्यवहारिक नहीं है, इसकी वजह से कानून के इम्प्लीमेंटेशन दिक्कतें आएंगी, और जो वास्तविक होल्डर है, और हमारा लक्ष्य होना, जब लक्ष्य है कि अधिकतम लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को भोजन सही दामों में, सस्ते दामों में उपलब्ध कराना है, तो ये कृत्रिम विभाजन 2 को हटा दिया जाए। हमारी जो इस समय जो प्रोडक्शन है, जितना उत्पादन हो रहा है और जो प्रोक्योरमेंट है, वो क्या स्थिति है, उस सब का आकलन करने के बाद उन्होंने सरकार को अपनी राय दी कि प्रति यूनिट 5 किलो के हिसाब से दिया जाए। उसके खूबियों खामियों को मैं नहीं जानना चाहता हूं। मैं तो इसलिए नहीं, आपने कहा ना कि ये 4 साल जो चुनौतियां 4.5 साल के बाद आप लेके आए, चुनाव के समय लेके आए, इसलिए 4.5 में मई में आ गया था। मई में जब बजट सत्र में जब हमारा ये बिल आया, इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन उस समय आप भी जानते हैं कि दुर्भाग्य से संसद चल नहीं पाई है, इसलिए आगे उसको जब आप चाहते हैं संसद चलता है, जब नहीं चाहते संसद नहीं चलता है, वो भी देश ने देख लिया है। देखिए जो इसमें जो देरी बता रहे हैं, इसमें कोई देरी नहीं, वाइड कंसल्टेशन हुआ सारी राज्य सरकारों से, स्टेक होल्डरों से, किसानों से, हर तरह के संगठनों से लोग को मिल गए, और इसी वजह से आपने देखा कि देश की संसद में जब चुनाव आते हैं, सबने उस पर समर्थन किया है। सबकी मजबूरी है, जैसे आपकी मजबूरी नहीं है। देखिए एक चीज है, मजबूरी नहीं है, सबकी बहुत सी राज्य सरकार। आप ये बताइए मुझे, मैं आपसे बुनियादी रूप से हर राज्य सरकारों का भी दायित्व है। देखिए छत्तीसगढ़ की सरकारें हैं, तमिलनाडु की सरकारें हैं, उन्होंने अपने वहां पहले से ये मॉडल कानून लगाया। क्या हम कहते हैं उन्होंने वोट के लिए लगाया वो ये कानून? क्या हम पे ये आरोप लगा दें उन पर? नहीं, आप मैं इसे कह रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं, जब मैं आपसे एनटी रामाराव ने आप दिलीप जी, एनटी रामाराव ने 1983 में शुरू किया था वोट के लिए ही। कई सारे हैं, वो चल रही है, उसके बावजूद भी नहीं, वहीं से आरंभ हुआ है। मेरा दूसरा सवाल है, जब आप प्रदीप जी कहते हैं कि ये तमाम खामियां गिनाते हैं, ये खामियां हैं इसमें, ये तमाम चुनौतियां हैं, ये चीजें इसमें नहीं हो सकती है, और कल पूरे बहस में पूरे देश ने देखा, तमाम दलों ने, यहां तक कि आपके सहयोगी जो हमेशा आके आपको समर्थन देते हैं, मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि आखिर चुनाव के इस समय में आने के समय में चुनाव के अलावा क्या मतलब हो सकता है। मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। जब आप खामियां गिनाते हैं, खामियां गिना के रखते हैं, और आखिर में जब सुषमा स्वराज जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने, आप वहां मौजूद थे, उन्होंने कहा कि जो जितनी तरह की खामियां हैं उसके बावजूद भी आधे अधूरे, कभी पूरे नहीं होने, जिससे कि लोगों के फिर भी हम समर्थन करते हैं, ये मजबूरियां नहीं तो और क्या दर्शाते हैं? नहीं, कोई मजबूरियां नहीं। देखिए प्रश्न, और आज कमलनाथ जी उनके नियत पे, आप ही पार्टी के नेता भी हैं, मंत्री भी हैं, वो कह रहे हैं उनकी नियत ही नहीं है, इसके बावजूद तो कहीं ना कहीं आप देखो कमलनाथ जी ने जो बात कही है सारे इशारों में, आप अभी आपने यशवंत सिन्हा साहब की स्पीच दिखाई, उन्होंने कहा 5 साल पहले ये कंज्यूमरिज्म का जो नारा कांग्रेस ने दिया, वो कहां की ओर आ रहा है? 5 साल पहले हमने दुनिया का सबसे बड़ा रोजगारीकरण मनरेगा चलाया। आज देश दुनिया का सबसे बड़ा एक चीज हो जाए, प्रदीप जी, इससे बड़ा दुनिया में कल एक चीज है, मैं ये कहा, क्या हमने ये जो कार्यक्रम चलाया, क्या इसकी आवश्यकता नहीं थी? क्या देश के अधिकांश लोगों को आप खुद मान रहे हैं कि हमारे देश में आज भी 50% बच्चे माल न्यूट्रिशन मैं तो ये कह रहा हूं, आप ये देखिए, क्या इसकी आवश्यकता थी? आप बताइए मुझे, क्या इस कानून की आवश्यकता थी या नहीं? क्या सामाजिक कंडीशन ऐसी नहीं थी? क्या विभिन्न राज्य सरकार अपने राज्यों में इस तरह के कानून नहीं चला रहे थे? और जब विभिन्न राज्यों के आधार, और जो राज्य तो दूसरे की गंगा पर गोदान पर गोदान कर रहे थे, जो एपीएल का भी सरकार, देखिए सबसे बड़ी चीज इस कानून से एक चीज हुई, अभी तक जो भी कानून थे, जो भी इस तरह की योजनाएं थी, वो कल्याणकारी योजनाओं की तहत थी। ये आज पहली बार हो रहा है कि ये लीगल इंटेंट, एक कानूनी अधिकार के माध्यम से कानूनी अधिकार तो इस देश में जितना आपने दिया हुआ है, उन अधिकारों को सिर्फ आप अगर उसका 10% भी आप अगर सुनिश्चित कर दें, सुरक्षित करने के बजाय,
सुनिश्चित कर दे तो देश का उद्धार हो जाएगा। एक अधिकार, लेकिन अवधेश जी मैं आपके पास आता हूं। एक मिनट, आप देखिए हमारी यूपी में प्रथम में सूचना अधिकार कानून लागू हुआ। कभी कभी ये सूचना कानून आज के दौर में हमारे लिए, सरकारों के लिए, जुडिशरी के लिए, तमाम बातें हम सुन चुके हैं बन चुका है। प्रदीप जी बहुत अच्छे, ये सबसे बड़ी चीज है, हम देश की जनता को वो कानूनी अधिकार दे रहे हैं पहली बार, जिसके द्वारा ये राज्यों का, सरकारों का दायित्व हो जाएगा कि वो अपनी जनता के जो सरकारें दे रही है भोजन के केंद्र सरकार की मतलब जो है अवधेश जी देखिए, प्रदीप जी ने कई बातें एक साथ उठाई है, उस पर तो लंबी बहस हो सकती है, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात ये कर रहे हैं। मैं तो मानता हूं कि अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को स्वीकार कर लिया जाए तो किसी पार्टी को मैनिफेस्टो की ही जरूरत नहीं। उसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं। उसमें केवल भोजन ही नहीं है, उसमें स्वास्थ्य भी है, उसमें लाइवलीहुड भी है, उसमें सम्मानजनक जीवन, बहुत सारी बातें हैं। और एक चीज आप, दूसरा जो मिलेनियम गोल की बात कर रहे हैं उसमें भी केवल भूखमरी नहीं है। मैं पूछ रहा हूं दिलीप जी, बाद में आऊंगा, 4 इसके पहलू हैं। सबसे पहला तो है सिद्धांत, दूसरा है साधन कि क्या हमारे पास साधन है, तीसरा है कि क्या हम वाकई जो कुछ कह रहे हैं कर सकते हैं, और चौथा जो बार बार आप उठा रहे हैं इसका राजनीतिक पहलू। मैं पहले एक प्रश्न प्रदीप टमटाई से पूछूंगा और बाद में उत्तर लूंगा कि केवल किसान की सामग्री पर ही आप अपना अधिकार क्यों समझते हैं? सरकार क्यों नहीं मनुष्य के आवश्यक उपभोक्ता सुरक्षा गारंटी कानून लेके आती है? क्यों नहीं कारखानों में बने हुए सामान जो उपभोक्ता के हैं उसके लिए यह कानून लाया जाता है कि ये दवाइयां इतने ही मूल्य पर लोगों को मिलेगा, उनके कपड़े इतने ही मूल्य पर मिलेंगे? ये क्यों नहीं लाती है? केवल किसानों का ही क्यों है? मैं सोनिया गांधी के 3 बिंदु को कोट करना चाहूंगा। उन्होंने कहा है, कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि क्या हमारे पास इसके लिए साधन है। मैं उनसे कहना चाहती हूं कि सवाल साधनों का नहीं है, हमें इसके लिए साधन जुटाने ही होंगे। दूसरा, कुछ पूछते हैं कि क्या यह किया जा सकता है। सवाल यह नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, हमें यह करना ही है। कुछ सवाल उठाते हैं कि क्या बिल किसानों के हित में है। मैं कहना चाहती हूं कि कृषि और किसान हमारी नीतियों के प्रमुख अंग है, हमने उनकी जरूरतों को हमेशा सबसे ऊपर रखा है। अब 3 बिंदु पर ही अगर डिस्कशन कर लें तो निष्कर्ष आ जाएगा। सबसे पहले साधन, 6 करोड़ 20 लाख टन अनाज सरकार को हर साल चाहिए। ये इसके लिए हर साल नहीं, जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी बढ़ता जाएगा। आप जानते हैं कि 2 करोड़ के आसपास प्रति वर्ष हमारे देश में आबादी बढ़ती है, एक ऑस्ट्रेलिया महादेश। इस वर्ष का जो खर्च आना है वो हमसे 1,24,827 करोड़ है। अगले वर्ष के लिए 1,35,000 है, उसके बाद 1,50,000 करोड़। इस बार का जो बजट है दिलीप जी वो 16,90,000 करोड़ रुपया का है, और टोटल कर राजस्व का जो लक्ष्य है वो आपका है 12,70,000। तो ऐसे ही आप 4,20,000 के घाटे में हैं, 5,20,000, जबकि टैक्स आ नहीं रहा है जी। तो ये साधन आप कहां से लाएंगे? क्योंकि जो उद्योग है, साधन का मतलब आपको कर लाना पड़ेगा। आपका व्यापार घाटे में है, निर्यात बढ़ने की स्थिति में नहीं है, आप लाएंगे कहां से? जो उद्योग जगत है, जो कारोबारी जगत है, वो सरकार से रियायत मांग रहा है कि हम मंदी में हैं, तो फिर हम ही लोगों पर मार पड़ेगी और इस पैसे को वसूलने की कोशिश होगी। तो ये जो साधन का प्रश्न है इसमें बहुत बड़ा प्रश्न है। हमारा देश वित्तीय घाटा 5.2% की स्थिति में चला गया है। 3 लाख करोड़ रुपया करीब करीब हमारा सब्सिडी देने का लक्ष्य है, इससे बढ़ जाएगा। ये पैसे आएंगे कहां से? तो मेरा यह कहना है कि अंततः हमारे आपके जैसे लोगों पर मार पड़ेगी, और एक एक राज्य हमारा कंगाली के दौर में है, उसमें यह कैसे होगा? एक तो साधन का हो गया। दूसरा जो मुलायम सिंह ने विषय उठाया है किसानों का, इसको कभी मत भूलिए कि किसान के अनाज का वैसे ही अवमूल्यन हो गया है। खेती आज वही करता है जिसके पास कोई काम उपलब्ध नहीं है। इसके बाद क्या होगा? क्योंकि सरकारें जो रेट तय करती है वो रेट उतना नहीं है जो आज खेती लागत में आती है। अंततः बाजार से ही उसको मूल रेट मिलता है, और बाजार में अनाज की कीमत कुछ नहीं रह जाएगी। तो धीरे धीरे हमारे देश में अनाज उत्पादन की ओर से किसान विमुख हो रहे हैं। कोई फल लगा दे रहा है, ये कहां ले जाएगा इस देश को? पूरा ढांचा जो है हमारे यहां, जो खेती पर 57-58% आज भी रोजगार है, वो नष्ट हो जाएगा। किसान इस देश में सुसाइड करेगा, रोएगा। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या होने वाली है, जैसे मनरेगा ने जो पैदा किया कि खेती के लिए मजदूर मिलने कठिन हो गए, इसके बाद मिलेगा ही नहीं मजदूर। सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, इससे कांग्रेस पार्टी को वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वोट तो मिल सकता है तत्काल। कांग्रेस पार्टी को
तो आप बताइए, चुनाव का इसीलिए समय बाकी है। पार्टियां जो साफ नहीं विरोध कर रही थी उसका कारण यही था कि कोई दिखाना नहीं चाह रही थी कि भैया हम इसके विरोध में हैं। तो वोट की दृष्टि से तो सब कुछ ठीक ही है, वोट की दृष्टि से ही सब कुछ ठीक होना चाहिए। प्रदीप जी को गांधी जी की एक बात- राजनीतिक दलों के एक लिए लाइन और, एक चुनाव लाइन के और। समय में सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी चुनौती है कि जनता का वोट उनको कैसे मिले। नहीं, यही नहीं है, आपको देश चलाना है, एक बात पे मैं पब्लिक कहना ओपिनियन भी बनानी है विवेक सम्मत, कि पब्लिक भी सही चीज को समझे। आप शुरू करिएगा। एक लाइन बोल देता हूं। अवधेश जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा आपकी बात पर कि ये किसान विरोधी है और मनरेगा से लेकर आज तक कि किसानों को मजदूर मिलने दुर्लभ हो जाएंगे। मैं आज की बात में सगरी जगजीवन राम की डिबेट्स देख रहा था, जब वो देश के लेबर मिनिस्टर थे, उन्होंने पहली बार देश में न्यूनतम मजदूरी का कानून प्रस्तुत किया था। और तब से ये डिबेट है कि जब जब हम समाज के सबसे कमजोर तक जो मजदूर है, जिस पर सब कुछ निर्भर है, किसान में अधिकांश भारत का किसान जो तबका खुद खेती करता है, जो मजदूरी पर खेती करता है, खून पसीना वो नहीं बचता है, उसके लिए मजदूर बहाता है। उस समय भी जब न्यूनतम मजदूरी के बिल पार्लियामेंट में आया था, मैं एक चीज कहना चाहता हूं प्रदीप जी, मैं एक चीज में आ गया, उस समय भी लोगों ने कहा था न्यूनतम मजदूरी से इस देश की खेती तबाह हो जाएगी। उस समय जगजीवन जी ने कहा था अगर दूसरे के श्रम से ऐसी खेती तबाह हो जाएगी, मैं नहीं चाहूंगा कि इस तरह का वो चले। आज सवाल है, मनरेगा ने हमारे समाज के सबसे किसान मजदूर को, जो कृषक मजदूर है, किसानी में भी अधिकांश किसान मजदूर का जो अधिकांश जो कृषक मजदूर है उसकी मजदूरी को बढ़ाया। आज ये बिल कहां किसान विरोधी है? हम कह तो रहे हैं भाई बिना किसानों के दम पर क्या हम इस देश के लाखों करोड़ों परिवारों को जो आज अन्न सुरक्षा की गारंटी दे रहे हैं, क्या बिना किसानों के सहयोग से कर सकते हैं? हमने कहा है पिछले आपने कहा कि क्या इतना उत्पादन है या नहीं है? किसानों के लिए क्या होता है, इसका अगर आकलन किया जाए तो तीन बातें बहुत साफ। कृषि नहीं, दूसरा कोई नेता बोलता तो मुझे सिंचाई में नहीं होता। प्रदीप जी ये बात कह रहे हैं, अवधेश जी, सिंचाई में कितना बढ़ोतरी सिंचाई की मैं आपको बताता हूं, नहीं मैं दो तीन बातें बताता हूं। इस देश में किसानों के लिए क्या काम होता है, कृषि के लिए क्या काम होता है। अगर आप अपने बजट का हिस्सा देख लीजिए, अगर उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा देख लीजिए, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे फूड जो यहाँ पे ग्रेन रखने की जो समस्या है, कहाँ रखेंगे वो तक आपके पास नहीं है। आपने सही सवाल उठाया, आप एक में जो आपने ये सवाल उठाया, इस सवाल को खुद मिसेस गांधी ने कल अपने स्पीच में कहा भी है। मैं मिसेस गांधी के स्पीच आपने मैं दूसरा बात कह रहा हूं, स्टोरेज नहीं, मैं कह रहा हूं किसानों की जो समस्या है वो इस देश की या किसी सरकार की प्राथमिकता कैसे है। आप आकलन कर सकते हैं कि 3 लाख किसान आत्महत्या करते हैं इस देश में, तो और आप ये कहते हैं कि किसान आपकी और खेती आपकी प्राथमिकता है। इसमें बहुत ज्यादा मैंने इसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं उस पर चर्चा अभी नहीं करना चाहता हूं। मैं चर्चा करना चाहता हूं कि खाद्य सुरक्षा से आपका वोट कितना सुरक्षित होता है, और अगर नहीं होता है तो आपके लिए बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा कि आपने इतने तमाम काम किए, लेकिन पुष्पेंद्र, महंगाई, भ्रष्टाचार, रुपये का गिरना, ये तमाम चीजें क्या आम लोग जो एक तरफ आप जो वादे कर रहे हैं चुनाव के समय में, और प्रदीप जी को यह पता है कि राज्य तक पहुंचते हुए इस पूरे कानून को अमली जमा पहनाने में कितना वक्त लगेगा, कितना समय लगेगा, फूड चेन किस तरह से बनेगा, पीडीएस सिस्टम में कैसे सुधार होगा, लीकेज कैसे बंद होगा, ये तमाम चुनौतियां खुद संसद के बहस में आपने सुना है। लेकिन मैं अभी उन चुनौतियों पर नहीं जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि चलिए ये हो भी जाए और ये करना भी चाहिए, तब भी जो बाकी चीजें हैं, वो महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, रुपया के गिरने से और महंगाई बढ़ेगी, इन तमाम चीजों के बीच ये खाद्य सुरक्षा कांग्रेस के लिए कितने फायदेमंद साबित होगी? देखिए, मेरा मानना यह है कि नो डाउट इसमें तो कोई, मैं समझता हूं कि प्रदीप जी को छोड़ के, क्योंकि उनकी पार्टी की प्रतिबद्धता है, कोई भी ये नहीं मानेगा कि यकायक सोनिया गांधी को जो सपना था, जो प्रयास था, जो मुहिम, संग्राम, प्रतिशोध, ये जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, उसके चलते फूड बिल उन्होंने लाई और उन्होंने कहा कि अब देश की भूखमरी जो अब तक, मैं समझता हूं अगर ये बिल अगर कल तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ तो 2 दिन पहले तक ये लोग क्या खा रहे थे, 80 करोड़ लोग किस तरीके के हाहाकार में जी रहे थे, एक तो वो मेरी समझ में नहीं आया। जहां तक बात वोट बैंक की है, अगर इसके ऊपर चुनाव होता है तो आप ये भी ध्यान रखें दिलीप भाई कि एक तरफ
हम कह रहे हैं भूखे लोगों को 2 रुपए किलो 1 रुपए किलो चावल दाल दे करके हम देंगे, अभी वो दूर है, अभी वो कितनी दूर है, कब होगा, कब किस तरह होगा नहीं पता। लेकिन आज की हालत में ये पूरी सरकार जो है एक तरफ से मुंह मोड़ रही है। वो कह रही है पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत, डॉलर 66 रुपए 67 रुपए 68 रुपए पहुंचने की तरफ बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार पे कहीं कोई अंकुश नहीं लग रहा, बल्कि भ्रष्टाचार को लीगलाइज किया जा रहा है। भ्रष्टाचार के अंदर जिस तरीके से इस देश की सर्वोच्च जो इंस्टीट्यूशन है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, उसको दांव पे लगा करके जिस मक्कारी और बेशर्मी के साथ कोर्ट में झूठ झूठ बोल के कि वो फाइल हमने दे दी थी, जितनी थी हमने काम की दे दी थी, बाकी हम ढूंढ रहे हैं, ये तमाम सारी चीजें भी उसी स्पीड से बढ़ रही हैं जिस स्पीड से डॉलर का रेट बढ़ रहा है। तो जनता जो आज सामने है उसको इस महंगाई से, जब वो शाम में प्याज खरीदता है, जब वो सब्जी खरीदता है, जब वो दाल खरीदता है, जब वो चावल खरीदता है, और हम सब लोग जानते हैं कि एक डीजल के 5 रुपए या 50 पैसे या 2 रुपए बढ़ जाने से सारे खाद्यान्न महंगे होते हैं। उसके सामने चैलेंज आज है, फूड बिल कब बनेगा, स्टोरेज की समस्या कब होगी, 8 लाख टन करोड़ टन जो गेहूं हमारा बर्बाद हो रहा है, चूहे खा जाते हैं, सड़ जाता है, फेंक देते हैं, उसके रखने की जगह नहीं है, उसमें तमाम सारी बातें होंगी। और जिस दृढ़ता के साथ सोनिया गांधी ने कहा है, और हर कांग्रेसी ये कह रहा है कि क्योंकि सोनिया गांधी भारत माता हैं, उन्होंने कह दिया है, भगवान राम का आखिरी वाक्य उनका, तो आज के बाद सब कुछ हो जाएगा, रिसोर्सेज भी हो जाएंगे, हमें करने पड़ेंगे क्योंकि सोनिया जी ने कह दिया है। तो अब इस देश के अंदर रातों रात जो है एफसीआई के गोदाम बन जाएंगे, गेहूं बिखरेगा नहीं, कहीं सड़ेगा नहीं, हर आदमी तक चीजें पहुंच जाएंगी। पीडीएस सिस्टम के अंदर कालाबाजारी और भ्रष्टाचार जो था, नेताओं जिस तरीके से उसका दुकानों के आवंटन में बंदर बांट कर, सब कुछ आज के बाद खत्म हो जाएगा ऐसा लग रहा है। लेकिन अगर चुनाव समय पे नहीं हुए और जितना डिले होंगे, कांग्रेस पार्टी को ये जो 80 करोड़ भूखे लोग हैं, इनकी थाली में रोटी और चावल पहुंचाने में कितनी मशक्कत आएगी, ये भी एक्सपोज हो जाएंगे। प्रदीप जी, मैं अवधेश जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे पूछना चाहता हूं, गेम चेंजर आपने कहा, इट्स अ गेम चेंजर, लेकिन जो बाकी चुनौतियां हैं, इस खाद्य सुरक्षा बिल आप लेके आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप 80,000 लोगों को भोजन देंगे, 80 करोड़ लोगों को आप भोजन देंगे, सुरक्षा, उनकी भोजन की सुरक्षा की बात आप कर रहे हैं, लेकिन जो ये महंगाई साथ में बढ़ रही है, जो भ्रष्टाचार के सामने मामले आ रहे हैं, जो रुपया गिर रहा है, उससे और महंगाई मल्टीप्लाई ही होगा और हो रहा है, तो ये चुनौतियां, क्या ये जो आपकी उपलब्धि है उस पर भारी नहीं पड़ेगा? देखिए, एक तो ये सब हमने कहीं नहीं कहा, ना कांग्रेस पार्टी ने इस बात को कहा कि खाद्य सुरक्षा के माध्यम से हम अपने वोटों की सुरक्षा करना। ये तो विपक्ष का, जिनकी खुद राज्य सरकार है, इन बिलों को अपनी अपनी ओर तो सबने वोट के लिए एक चीज आप भी लागू कर रही हैं। उनसे पूछा जाना चाहिए कि वहां उन्होंने किस उद्देश्य से इसको लागू किया था। उन्होंने वोट के लिए किया है। ये मीडिया के आप लोगों ने उसको बना दिया, और हर लोकतंत्र में जनता को अधिकार है, वो अपना फैसला देंगे। लेकिन ये बात आप कहते हैं, लगातार कह रहे हैं, आप प्रचार कर रहे हैं। एक सैद्धांतिक बात थी, ये खुद आप इसको तोलिए अंदर, इसको कांग्रेस बना बीजेपी या राजनीतिक बहस के मुद्दे पर, ये तो चुनावी, मैं इसको चुनावी, आप इसको चुनावी से परिदृश्य से हटा दें। क्या देश की स्थिति में ये मेरी आवश्यकता थी या नहीं थी? एक दूसरी चीज, आज खुद अभी आपने चिदम्बरम साहब को दिखाया था, क्योंकि आज 193 में कुछ पार्लियामेंट में महंगाई के संदर्भ में ये सारे सवाल है, तो उन्होंने खुद कहा कि इस समय चुनौती की उसमें पूरी हमारी अर्थव्यवस्था है, पूरी दुनिया के सामने एक आर्थिक संकट आप है। इतना काम मैं एक चीज कहना रहा हूँ, 2008 से जो आर्थिक मंदी का दौर शुरू हुआ था, 11 के बाद उसमें और बढ़ोतरी हुई। दुनिया के सिर्फ हमारा रुपया नहीं, ब्राजील है, दक्षिण अफ्रीका है, कोरिया है, बहुत से मुल्कों के हर जगह उनके जो करेंसी तमाम इमर्जिंग मार्केट की बात वो कर रहे थे कि हर जगह जहां पर, और उसके अनुरूप उन्होंने कहा आप हम पर भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए। वो तो 5 साल से डिस कर रहा है। प्रधानमंत्री भी कहते हैं महंगाई कम हो जाएगा, महंगाई कम हो जाएगा। आप भरोसा करने की बात करते हैं, दुनिया के 4 मंत्री कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं महंगाई कम नहीं हो रहा है। मैं कह रहा हूं देश को भरोसा है, देश को भरोसा नहीं है। दुनिया के सामने 4-5 सालों में हिंदुस्तान इस 8-9 साल यूपीए के हो चुके हैं, उस यूपीए के पूरे हमारे देश के गणतंत्र के और 67वां हमने अभी अपना आज़ादी का वो भी मनाया है। प्रदीप जी, इकोनॉमी की जीडीपी की कोई भी किसी भी सबसे ज्यादा इसमें रही देश का है ना। मैं एक चीज आपसे दुनिया की जो ये सवाल मेरा नहीं था, ग्रोथ है
आज का ये मेरा देशों में क्या भारतवर्ष नहीं है? आज का ये मेरा सवाल नहीं मैं पूछना चाहता था, लेकिन फिर भी चूंकि आपने जिक्र किया, मैं ये पूछना चाहता हूं, किसी भी देश का प्रधानमंत्री अपने देश के लोगों को लगातार कहे, बार बार कहे कि ये बस 3 महीना 2 महीना, फरवरी 100 दिन की बात प्रॉमिस थी कि 100 दिन में महंगाई कम होगी, तो ये भरोसा, मैं आपसे जो सवाल है मेरा, आखिर लोग भरोसा कैसे करें? आप भरोसा को, जो भी बात आप कहते हैं उस पर आप खड़े नहीं उतरते। आपने 100 दिन कहा, वो भूल गए, 100 दिन के बाद महीना, महीना के बाद साल, और साल के बाद 4.5 साल। आप कहते हैं भरोसा करना चाहिए, चिदम्बरम साहब कहते हैं भरोसा करें, मैं उस पर आज नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन तो देखिए ना कि पिछले 8-9 सालों में, पिछले 1 साल के बाद भी अभी भी हम दुनिया की अर्थव्यवस्था, जो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, जो जहां फास है, 3-4 मुल्कों में हमारा स्थान है। सर, ये कैसी अर्थव्यवस्था है? आप आंकड़ों में कह रहे हैं 80 करोड़ लोग आप मान रहे हैं भूखे इस देश में, 80 करोड़ लोगों के पास 1 रुपए में आटा खरीदने का नहीं है। आप कह रहे हैं आंकड़ों पे डिश में हम यहाँ बढ़ गए, ये नहीं हो गया। आप क्या बात कर रहे हैं? आप लोगों को तर्क देके मनमोहन सिंह को अर्थशास्त्री बता करके, ये हमारे तर्क है। नहीं, क्या देश की आप लोगों को एक तरफ कह रहे हैं कि एक तरफ आप वोट नहीं दे पा रहे, एक तरफ डॉलर बढ़ रहा है, एक तरफ आप चोरी कर रहे हैं, एक तरफ प्राइम मिनिस्टर भाग रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि आंखों में हम दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था है। क्या बात कर रहे हैं आप? आपका लॉ एंड ऑर्डर क्या है? आपके बॉर्डर सिक्योर नहीं है, आंकड़ों में भी नहीं है, आंकड़ों में हवा में आप बात कर रहे हैं, आंकड़ों में भी नहीं है, आंकड़ा दिखा रहे हैं। आप चिदम्बरम की तरह इस देश के लोगों को कह रहे हैं आंकड़े खाओ, ऐसा है, हम चौथे नंबर पे है, 80 करोड़ जनता भूखमरी के कगार पे है, ये आप खुद कह रहे हैं। आप उस भूखी नंगी जनता को 80 करोड़ बता रहे हैं और उस जनता के सामने कह रहे हैं आप इस बात पर फख्र करो कि चिदम्बरम साहब ने कह दिया है कि दुनिया में तुम चौथे नंबर पर हो, दुनिया में हम इसमें 8वें नंबर पे, लेकिन ये नहीं बता रहे कि पूरी दुनिया में सुनिए, मेरी देश की जनता का भी अपना एक स्तर है, होगा, लेकिन आप बता रहे हैं, आपने बताइए उसके सरकारों का दायित्व है, ये नहीं बता रहे से जुड़े प्रदीप जी, आप ये नहीं बता रहे कि पूरी दुनिया में जो भुखमरों की गिनती है उसमें से हर 5वां भारतीय भुखमरी है, भुखमरी का कगार पे खड़ा हुआ है। आप जिन्हें कह रहे हैं चौथे नंबर पे है, गर्व से कहो, 5वें नंबर पे इसमें गर्व से कहो, भी नहीं है, आ गया, सीमा सुरक्षा नहीं है, आपके भ्रष्टाचार, आपका प्रधानमंत्री जो है चोर साबित हो गया है, आपका प्रधानमंत्री जो है फाइलें चुराने में पकड़ा गया, आपका लॉ मिनिस्टर चोरी करने में पकड़ा गया, सीबीआई को आपने धक्का दे दिया, इस देश के सारे इंस्टीट्यूशन को आपने, अरे पुष्पेन जी ये बात बताइए, सिस्टमैटिक तरीके से हमारा कौन पकड़ा गया? आपने आपका प्रधानमंत्री चोरी करते हुए पकड़ा गया, आप क्या बात कर रहे हैं? बेकार की बात मत कर, क्यों इस तरह की चीज आप मुझे बताइए, आधार नहीं है, आपके प्रधानमंत्री आप देखिए प्रधानमंत्री कार्यालय से फाइलें चोरी हुई कि नहीं, ये बताएं आप। में जवाब आज कहा है प्रधानमंत्री, ये पहली सरकार प्रधानमंत्री कार्यालय से चोरी हुई फाइलें कि नहीं, आप जिन्हें कहां पे लोगों को बताना जा रहे हैं? सवाल से प्रधानमंत्री कार्यालय से आप बताएं ना, सवाल से प्रधानमंत्री कार्यालय से चोरी नहीं हुई फाइलें? नहीं, लॉ मिनिस्टर को क्यों निकाला आपने? सीबीआई को किसने सत्ता दिया? नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट में झूठे एफिडेविट दे रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाते हैं तो कहते हैं हम 4.5% मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे, और 2 घंटे बाद आप वापस ले लेते हैं। आप झूठ बोल रहे हैं लगातार, एक के बाद एक। नहीं, एक मिनट, मैं दूसरी बात, आप देश को सिर्फ धोखा देकर चुनाव जीतना चाहते हैं, आपका एजेंडा है चुनाव जीतो। लोकतंत्र तो चुनाव कौन नहीं जीता जाएगा? तो आप झूठ बोलकर चुनाव हम झूठ बोल रहे हैं? हम देश की जनता को कानून का अधिकार दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल कानून क्या हम गलत अधिकार? दो बातें सिद्धांत पर दो बातें की जरूरत नहीं है। कहिए मीडिया में कांग्रेस पार्टी ने भोजन अधिकार कानून गलत बनाया, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। कहिए इस बात, ये भी तो कहिए, आप कहिए तो इस बात। प्रदीप जी, कानून तो आप बहुत बना रहे हैं, कानून बनाएंगे, लागू भी करेंगे। हमने देखा ना कितने आपने लागू करे। कहिए तो गलत कानून बना रहे हैं। कौन सा कानून लागू किया आपने? नहीं, हमारी सरकार, आपकी सरकार करप्शन में डूबी हुई है, आप क्या कानून बनाएंगे? वही सवाल पुष्पेंद्र, सवाल मैं वही पूछ रहा था कि ये तमाम जो महंगाई है, भ्रष्टाचार है, जो आरोप जो लग रहे हैं, चुनाव के समय जब आप ये बिल लेके लोगों के बीच जा रहे हैं, ये कानून बना के लोगों को आप कह रहे हैं कि 80 करोड़ मैं सवाल सुनिए, 80 करोड़ लोगों को आप खाद्य सुरक्षा देने की बात कर रहे हैं। हम गलत कर रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और ये बहुत अच्छा है। सवाल है कि जिस 80 करोड़ लोगों के लिए आप खाद्य सुरक्षा कानून लेके आ रहे हैं, वो 80 करोड़ लोग जब आपको महंगाई किस पे सवाल पूछेंगे, वो 80 करोड़ लोग जब भ्रष्टाचार पे सवाल पूछेंगे,
वो 80 करोड़ लोग जब यहां गिरते रुपये की वजह से महंगाई उनकी बढ़ती जा रही है, उस पर सवाल पूछेंगे तो क्या जवाब होगी कांग्रेस पार्टी का? ये 80 करोड़ लोगों के निर्णय पर, जजमेंट पर आप विश्वास करने दीजिए ना। बिल्कुल है 80 करोड़ की जनता को 2014 में अप्रैल मई के अंदर फैसला देना लोकतांत्रिक आधार पर, बिल्कुल उस पर देखिए ना, हमारा जो कर्तव्य है वो हम करेंगे, उसको हमको करने दीजिए। है हमने महंगाई कम करना आपका कर्तव्य नहीं है सर? क्यों नहीं है? तो कहां कर रहे हैं कम? आप बताएं ना। आप तो चिदंबरम के आंकड़े गिना रहे हैं सर। आप ये बताइए, क्या दुनिया में सिर्फ हमारे वहां महंगाई बढ़ी है? क्या करेंसी का दाम सिर्फ हमारे वहां हो रहा है? क्या यूरोप अमेरिका में जीरो ग्रोथ नहीं हो रही? महंगाई जब बढ़ती है, नहीं मैं आपकी बात सुन ली मैंने, आप अकेले नहीं है, पूरी कांग्रेस देश में बता रही है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जिस देश में महंगाई बढ़ती है तो आप कहते हैं यूरोप में, अमेरिका में, सब जगह बुरा हाल है, तो हमारे यहां भी बुरा हाल है। क्या मेरी बात तो सुन लें। लेकिन आप फिर यह भी बताया करें कि पूरी दुनिया में भ्रष्टाचार हो रहा है तो इसलिए हमें भी करना पड़ रहा है, हम भी उसी भ्रष्टाचार की वजह से। आप क्या बात कह रहे हैं? दिलीप जी ये कोशिश कर रहे हैं रोजगार को बढ़ाने के लिए FDI के निवेश को हम आगे, मेरी आवाज हम निवेश में पावर में रोजगार के क्षेत्र को आगे बढ़ाएं, रोजगार क्रिएट करेंगे। मेरा सवाल वहीं पे शुरू हुआ था। अपने रुपये के जो भाव है उन्होंने कहा कि भरोसा कीजिए कि जो रुपया जी के साथ क्या है कि जो अच्छी बातें हैं उसमें कहते हैं हम करेंगे, एक चीज है ना, हम रोजगार बढ़ाएंगे, अभी होगा कि रुपया अभी भविष्य में होगा मूल्य को प्राप्त कर लेगा। आप अगर दुनिया के पैमाने में सिर्फ हमारा ही रुपया लड़खड़ा रहा होता, जितनी बातों से लोगों का पेट भरता है वो कहते हैं हम करेंगे, और जिससे नहीं भरना उसे कहते हैं हम कर रहे हैं। विश्वास कीजिए, नहीं हम विश्वास तो आप आप ही में विश्वास कर रहे हैं सर। अरे नहीं, दूसरे लोगों को भी देश का चलाने का मेरा सवाल अलग है, मेरा सवाल अलग है। पूछ लीजिए उन्होंने क्यों नहीं लाया? ये विश्वास का सवाल है। भोजन शिक्षा अधिकार कानून आप ये देखिए, रोजगार कानून लाने का उनको भी मौका मिला था, हमने रोका नहीं था। बेहद कह रहे थे साइनिंग इंडिया हो रहा है, साइनिंग इंडिया हो रहा है, उनको भेज दिया, उनको वापस भेज दिया। जिन्होंने कहा उन्हें भेज दिया, आप जो भारत निर्माण कर रहे हैं उनको भी भेजने की तैयारी होगी। 2014 में पार्टी के नहीं है भाई, नहीं हम 6 महीने पहले उन्होंने करा दिए थे कि इंडिया शाइन हो रहा है, तो लोगों ने कहा शाइनिंग में चले जाएं। लेकिन जिस तत्परता से आप इंडिया शाइनिंग को फॉलो कर रहे हैं, आप भी वहीं जाने वाले हैं क्या? आप ये क्या कहते हैं? आप ये जब मिसाल देते हैं इंडिया शाइनिंग की, तो आप कहते हैं जो उन्होंने किया था वही हम करेंगे। वो जनता पर छोड़ दीजिए, चलिए जनता पे छोड़ते हैं। लेकिन लोकतंत्र का फैसला हम अवधेश जी प्रदीप जी कह रहे हैं सरकार के तरफ से वित्त मंत्री ने बयान दिया, क्या भरोसा रखें? मैंने एक सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं और लगातार कह रहे हैं और वो काम नहीं हो रहा है, लोग कैसे भरोसा करें? वो प्रदीप जी कह रहे हैं कि भरोसा करना चाहिए, और कई तरह के उन्होंने गिनाए कि सरकार कौन कौन से कदम उठा रहे हैं जिससे चीजें ठीक होगी। मेरा सवाल अब है, खाद्य सुरक्षा कानून बनाने के बाद ये जो तमाम भरोसे वाली बात है, चाहे वो प्रधानमंत्री के ऊपर भरोसा करने की बात हो, चाहे वो कांग्रेस के ऊपर भरोसा करने की बात हो, चाहे वो यूपीए के जो घटक दल है जो सरकार को समर्थन दे रहे हैं उनके ऊपर भरोसा करने की बात हो, या चाहे भरोसा वित्त मंत्री पर करने का हो, या ये तमाम चीजें जो महंगाई है, जो भ्रष्टाचार है, जो रुपया की जो लगातार स्तर जो गिरता जा रहा है, आप देखिए इन तमाम चीजों के बीच खाद्य सुरक्षा लाने के बाद क्या कांग्रेस पार्टी वो भरोसा लोगों के में पैदा कर पाएगी? मैं तो इन दोनों के गर्दन तर्जन में मेरी आवाज कम है। पहले तो 2-3 तथ्य मैं केवल दे दूं। मैं पुष्पेंद्र जी को चुप कर रहा था कि भारत अब 4 देशों में भी नहीं है। 17 अगस्त को भारत ने कहा, नहीं सुनो ना, वही ना करो, 17 अगस्त को भारत जो एक 1 ट्रिलियन क्लब था उससे भी बाहर निकल गया। अब 4 तो छोड़ो, पहली बात। दूसरा, 1991 के बाद भारत के सामने पहली बार मार्च में IMF के पास जाने की स्थिति बन रही है, क्योंकि $170 बिलियन का हमारे पास शॉर्ट टर्म लोन है। पुष्पेंद्र, शॉर्ट टर्म लोन जो 31 मार्च तक देना है, प्रदीप जी को बताएं। तो वो है। तीसरी बात कह रहा हूं कि जो इंटरनल लोन हमारे पास जो हो गया है अभी केवल इस साल का, वो 5 लाख करोड़ पार कर रहा है। आजादी से आज तक कभी इतना नहीं हुआ।
तो इन दो, ये जो वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री कह रहे हैं, अगर मैं कड़े शब्द का इस्तेमाल करूं दिलीप जी, तो अगर मैं चाहूंगा अच्छे शब्द का इस्तेमाल करें, तो अगर धोखाधड़ी, सुनिए ना, अगर धोखाधड़ी और क्रिमिनल कंस्पिरेसी का मामला अगर बनता है तो इन दो लोगों पर ही बन सकता है इस देश में। और मैं तीसरी बात पर आपके आता हूं, 5 कार्यक्रमों की सोनिया जी ने चर्चा की कि बस ये उन्होंने कल वोट का एजेंडा दे दिया है। उन्होंने कहा ये फूड सिक्योरिटी बिल, इसके पहले हमने जंगल आदिवासियों के जमीन कानून लाया, हमने एजुकेशन बिल लाए, कैश फॉर वोट लाया, और हमने जो है इंफॉर्मेशन सूचना अधिकार लाए। ये 5 ऐसे कानून है जो भारत में सच्चे लोकतंत्र को, राजनीतिक भी, कानूनी भी और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करेगा। अच्छे पहल है ये। तो कांग्रेस ने वो तो अच्छे पहल नहीं मानते हैं आप इनको? नहीं, मैं इनको इसलिए नहीं मानता हूं कि सवाल है कि आप ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट रखे क्यों हुए हैं कि आप अच्छे इन 5 के, क्या इनसे लोगों में भरोसा नहीं बढ़ेगा? नहीं, वो होनी नहीं चाहिए। गांधी जी ने बहुत साफ कहा था कि आजाद भारत का लक्ष्य जो है वो हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना है। किसी भी योजना में, किसी भी विधान में और किसी भी सरकार को मैं मुफ्तखोरी योजना चलाने का अधिकार नहीं दे सकता हूं। तो ये तो गांधी के, वो तो अलग बात हो गई। लेकिन जहां तक आप कह रहे हैं वोट का, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर देश को, भविष्य को दांव पर लगा करके आपको वोट लेना है तो उसका इतिहास क्या वर्णन करेगा हम कहेंगे नहीं। अगर कांग्रेस को वोट मिल भी जाएगा तो जो चोट पड़ेगी हमारी जेब पर, आपकी जेब पर, देश के खजाने पर, देश की व्यवस्था पर, आपको भोजन देना हो तो किसी न किसी के ऊपर तो चोट पड़ना पड़ेगा। योजना नहीं दे, वो चोट इतना घातक होगा कि देश इससे नहीं उबरेगा। और देश में आज माओवादी 113 जिलों में है। देश में सशस्त्र क्रांति हो जाएगी जिस हालत में मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी के मार्गदर्शन में मनमोहन सिंह और क्रांति कैसे हो सकती है ले जा रहा है प्रदीप जी। और ये फूड सिक्योरिटी को 100% फेलियर होना है इसको। अवधि जी, मैं कहूं आपके जो विचार है उस पे आपके विचार है, ये आपका हक है इस तरह का आकलन कर रहे हैं। कांग्रेस का क्या विचार है? कांग्रेस की रणनीति है कि इससे फायदे होंगे? क्या देखिए, मैंने पहले भी कहा हमने इसको राजनीतिक फायदे नुकसान। सर मैं तो राजनीतिक दल है, आपने कहा आपने खुद कहा कि आप राजनीतिक दल, आपने कहा कि इसका लाभ मिलेगा, तो मैंने कहा लाभ भी मिलेगा है जी, उसके लिए प्रचार कर रहे हैं आप लगातार। इतना पैसा देखिए, पब्लिक बनी है, कितना पैसा खर्च करके आप पूरे देश को बता रहे हैं लूट में चोरी में सरकार झूठ बोलने में, जिससे कांग्रेस चुनाव जीतना चाहती है। ये बताइए, छत्तीसगढ़ में जो भोजन बांट एनटीआर ने शुरू किया था, एनटीआर ने तमिलनाडु में यूज देख ली तेरी खुदाई, बस मेरा जी भर गया। कदम हो रहा है, बिल्कुल आपको फायदा होगा कि नहीं? अमेरिका का कानून नहीं बना, मैं ये पूछ रहा हूं, उससे देश की फायदा होगा कि फायदा नहीं हुआ? आपको फायदा होगा, चुनावी फायदा या नहीं? चुनावी फायदा ये जनता के विश्वास पर छोड़ दीजिए। अरे जनता को तय करना हमारा दायित्व है, हमारी पहली प्राथमिकता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, अपना कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत करिए। राज्यसभा से पास होगा और ये हम सबको मिलजुल कर, केंद्र और राज्य दोनों के, ये हमारा देश संघात्मक सरकार है, यहाँ पर जितनी जिम्मेदारी कुछ नरेंद्र मोदी राज्य में चल रहा था, अगर हम अपनी जनता की वास्तविक भलाई पे चाहते हैं तो इस कानून ये जनता वास्तविक मानेगा कि नहीं? मेरा सवाल ये जनता पर अधिकार छोड़ दीजिए। पुष्पेंद्र, ये बहुत जल्दी आ रहा है, लेकिन मुझे कांग्रेस के द्वारा समय की आवश्यकता थी और हमने एक राइट कानून बनाया, सही कानून बनाया है जो इस देश के लाखों करोड़ों परिवारों को भोजन अधिकार कानून के तहत ये देगा। और जो माल न्यूट्रिशन की समस्या थी, कुपोषण की समस्या थी, भूखमरी समय, उससे निजात दिलाने में एक बड़ा माइलस्टोन होगा, ये हमें पूरा विश्वास। एक बिल्कुल बहुत कम शब्द पुष्पेंद्र मैं चाहूंगा कि आप इस्तेमाल करें कि कांग्रेस के द्वारा 80 करोड़ जनता के लिए खाद्य सुरक्षा कानून ला करके, इसके बावजूद भी अगर देश भरोसा नहीं करे तो कांग्रेस पार्टी फिर क्या करे? नहीं देखिए, लेकिन साथ साथ लोगों को यह भी तो भरोसा करना पड़ेगा ना कांग्रेस पे कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले 5 साल में लाखों करोड़ों लोगों के 1,85,000 करोड़ का घोटाला, उससे नीचे तमाम सारे घोटाले, महंगाई, इन सबका जवाब नहीं है। इस सबके लिए चिदम्बरम साहब के आंकड़े हैं, मनमोहन सिंह के भरोसा है, सरकार के ऊपर से भरोसा चला गया है, मनमोहन सिंह पे से भरोसा चला गया इस देश का। ये कहते हैं कि आप धैर्य रखिए, हम पे भरोसा कीजिए। भरोसा करते करते तो आप इस मुकाम पे ले आए कि आप ही कह रहे हैं, आज 10 साल के बाद लगातार एक आदमी प्रधानमंत्री के पद पर बैठने के बाद कहता है कि इस देश में 80 करोड़ लोग भूखे हैं। गरीब की बात नहीं कर रहा, उसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। वादों का क्या जी, वादे हैं, वादों का क्या, लेकिन वादों को देखना पड़ेगा कि लोग कैसे देखते हैं, हम कैसे देखते हैं। ये निर्णय हमें नहीं करना है, आम लोगों को करना है और आम लोग तय करेंगे
कि कानून बनने से उन्हें कितना ज्यादा भोजन उनका सुरक्षित होगा। लोग सोचेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी, पुष्पेंद्र जी, अवधेश जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।